हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सब? बढ़िया। दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता चल गया है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के बारे में। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म क्या होता है सर? शुरुआत में हम लोग बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के बारे में कुछ कुछ पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। ये वीडियो 3 पार्ट में है। फर्स्ट वीडियो आपका आ रहा है जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म है। चैप्टर 8 है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपका यूजीसी नेट सिलेबस का। तो अगर हम लोग बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म की बात करते हैं तो वो हम लोग आज पढ़ेंगे। वो 3 लेक्चर में कवर होगा। लेक्चर का ये पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 हमने ना भी लिखा रहे तो भी आप समझिए कि इसके बाद 2 वीडियो और आएंगे। फर्स्ट वीडियो में आपको सिर्फ ये डिस्कस करूंगा कि आखिर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म है क्या। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा, उसके लिए 2 कमेटी आई थी, तो नरसिम्हम कमेटी 1 और नरसिम्हम कमेटी 2 जो आई, वो दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो आते हैं क्लास में हम लोग। इससे पहले देखिए, हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, किसी भी देश के इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हमको उसके फिनेंशियल डेवलपमेंट की बहुत जरूरत होती है। एक स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल सिस्टम का जरूरत है किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो जब हम लोग रिफॉर्म की बात करते हैं, जब हम लोग रिफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या क्लिक करता है? हमारे माइंड में क्लिक करता है वही एलपीजी पॉलिसी सर, जो मनमोहन सिंह लेके आए थे 1991 में। हाँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उस वक्त कहानी देश की इतनी खराब हो गई थी। अभी हम श्रीलंका का देखते हैं, इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा है, पाकिस्तान का हो रहा है। इंडिया का एक टाइम पे 1991 का वो वक्त है, इसी टाइप का कुछ सीन हो गया था। इंडिया के पास 15 दिन के लिए, इंपोर्ट करने के लिए 15 दिन के लिए जितना बैलेंस सफिशिएंट होना चाहिए उतना नहीं था बचा हुआ। मतलब 15 दिन भी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता इंडिया। इतना खराब कंडीशन हो गया था। मात्र वन वन बिलियन $1 बिलियन बचा था स्टॉक में, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो 1991 में इंडिया के पास इतना पैसा नहीं था कि वो चीजों को बैलेंस कर सके, संभाल सके। 3 सप्ताह कहा जाता है, उस वक्त 3 सप्ताह तक ही देश अपने आप को चला पाता, फिर देश गिरवी हो जाता। समझ रहे हो? तो उस केस में हम लोग देखें कि क्या किया जा सकता था। तो हम लोग ये देखें कि ट्रैक पर लाने के लिए, देश को ट्रैक पर लाने के लिए उस वक्त मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव, जो फिनांस मिनिस्टर थे उस वक्त, मनमोहन सिंह फिनांस मिनिस्टर थे, पीवी ये नरसिम्हा राव के वो सपोर्ट से कमेटी का गठन हुआ, जिसके चेयरमैन थे नरसिम्हम। वो उनके ये में, उनके देख रेख में देखिए क्या किया गया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अ, हाँ, जो नरसिम्हम कमेटी है, एम नरसिम्हम, नरसिम्हम कमेटी उसको कहा गया। नरसिम्हम कमेटी 1 आई, नरसिम्हम कमेटी 2 आई। इनसे हम लोग फिर से ट्रैक पे आए, है ना। तो देखिए, इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने के लिए जो हम लोग अगर रिफॉर्म की बात करते हैं तो बहुत सारे रिफॉर्म है। अगर हम यहाँ देखते हैं, मैं आपको लिख के बता दूं कि अगर हम, हाँ, चलिए, एक आ गया आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म, ठीक है। दूसरा ट्रेड पॉलिसी। ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म हुए, बहुत सारे रिफॉर्म। ट्रेड पॉलिसी। अगर हम देखते हैं, फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म किया गया। और यही जो हमारा जो पूरा इकोनॉमी था, इसको ट्रैक पे लाने के लिए इन सब चीजों का सहारा लिया गया। ये सब रिफॉर्म किए गए, ये सब चेंजेस किए गए, और यही फिनेंशियल सेक्टर के जो चेंजेस आए, फिनेंशियल सेक्टर का जो रिफॉर्म आया, उसमें आया बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म किया गया। फिर आपका कैपिटल मार्केट का रिफॉर्म किया गया। और आपका फॉरेक्स, फॉरेक्स मार्केट, इसमें रिफॉर्म किया गया,
रिफॉर्म मतलब बदलाव, रिफॉर्म किया गया, बदलाव किया गया, है ना। तो अब हम लोग आके देखते हैं चैप्टर में कि हम लोग क्या क्या आज कवर करने वाले हैं। ये सारे बदलाव से देश को ट्रैक पे लाने की कोशिश की गई और देश धीरे धीरे ट्रैक पे आया, है ना। तो देखिए हम लोग अब देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म क्या है। अभी हम लोग देखिए कि तीन हम लोग को रिफॉर्म, अगर फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की बात करते हैं तो तीन है: बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, फॉरेक्स मार्केट रिफॉर्म। तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म को हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म एक ये हमारे इकोनॉमी का इम्पोर्टेंट पार्ट था, है ना। इट मॉनिटर एंड रेगुलेट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये मॉनिटर किया, ये रेगुलेट किया ताकि हमारे देश की इकोनॉमी स्मूथली चल सके। The Banking Sector Reform Act are to promote the efficiency and productivity of banking system. ये promote किया efficiently और productivity के point of view से banking system को चलाया जा सके, है ना। The aim to increase the growth and development. They also maintain stability and adequacy in financial market. ये मेंटेन किया स्टेबिलिटी और एडुकेसी फाइनेंशियल मार्केट में हमारा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। हिस्ट्री क्या था बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म का, पढ़ लेते हैं जरा कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म का अगर बात कर रहे हैं तो भाई बैंकिंग सेक्टर, फर्स्ट बैंक हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो हम लोग डेट वाले चैप्टर में पढ़े हैं, डेट वाले लेक्चर में पढ़े हैं। सारे बैंकिंग के डेट्स मैं अपलोड कर चुका हूँ पढ़ा के, वो आप लोग देख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट डेट्स जितने मुझे मिले मैं सब कुछ उसमें मेंशन किया हूँ। आप लोग अगर उसको पढ़ लेते हैं तो एग्जाम टाइम में आपको उससे बहुत हेल्प होगा। वो क्विक रिवीजन की तरह होगा। आपका बैंकिंग का पूरा स्टैटिक पोर्शन एक लेक्चर से रिवीजन हो जाएगा और 15 मिनट का लेक्चर होगा, आई थिंक। ठीक है, चलिए। तो हिस्ट्री क्या था। द मॉडर्न बैंकिंग ऑफ इंडिया केम इनटू प्लेस लेट 18th सेंचुरी। 1770 में आया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और फिर आया जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 में। तो यही 18th सेंचुरी का बात कर रहा है। द बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल एंड बैंक ऑफ मद्रास, मतलब 1809 में, 1840 में, 1843 में ये तीनों बैंक आया। आर द फर्स्ट थ्री बैंक टू फंक्शनिंग वेल इन इंडिया। ये तीनों बैंक, पहला तीन बैंक था जो वेल फंक्शन कर रहा था इंडिया में, ठीक है। लेटर दे मर्ज एंड बिकम द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में इनको मर्ज कर दिया गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। यहाँ डेट मेंशन नहीं है, आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लिखते जाइए, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये तो मॉडर्न बैंकिंग का बात किया कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, बिकम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955। यही इंपीरियल बैंक को बैंकिंग एसबीआई एक्ट जो आया उसमें एसबीआई नाम दे दिया गया 1955 में, है ना। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटर्ड इन सिस्टम 1935। आरबीआई 1935 में आ गया था, हम लोग पढ़ चुके हैं, चीख चीख के वो पढ़े हैं, है ना। become the monitor and regulator of the banking system in India 1949। 1949 में इसको हक मिल गया कि ये मॉनिटर करे, ये रेगुलेट करे पूरे बैंकिंग सेक्टर को। ओके, देन क्या हुआ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया जो चेंज किया फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। जो बैंकिंग सेक्टर एक्ट आ गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, वो चेंज कर दिया कि बैंक, कमर्शियल बैंक के फंक्शनिंग को, ठीक है। थ्रू आरबीआई वाज रेगुलेटिंग बैंकिंग इकोनॉमी, मोस्ट ऑफ द बैंक एक्सेप्ट एसबीआई वेयर प्राइवेट बैंक। एसबीआई को छोड़ के बाकी सब प्राइवेट बैंक था। 1960 में बैंकिंग सेक्टर वाज कंट्रीब्यूटिंग अ गुड शेयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। 1960 में बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा अपना रोल प्ले किया इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ में। इट बिकम इम्पोर्टेंट टू रेगुलेट एंड कंट्रोल मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोनॉमी। ये बहुत जरूरी हो गया कि इकोनॉमी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इसको अच्छे से देख रेख किया जाए, है ना। The late to be introduced nationalize of बैंक, इसके वजह से बैंक का नेशनलाइजेशन स्टार्ट हो गया 1964 में। 14 बैंक को मर्ज कर दिया गया। 1964 में एक्ट आ गया, 1969 में 14 बैंक को मर्ज कर दिया गया, और 1980 में 6 और बैंक को मर्ज किया गया था। हम लोग पढ़े हैं डेट वाले से, जो लेक्चर है उसमें आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब आते हैं भाई साहब 1991 में क्या हुआ। पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे थे, वो इंट्रोड्यूस किए एलपीजी को, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी को। देखिए जब हमारी कंट्री आजाद हुई 1947 में, तो जो हमारे पॉलिटिशियन थे, जो उस वक्त के समझदार लोग थे, उन्होंने ये देखा कि हम मार्केट लेड इकोनॉमी करें या स्टेट लेड इकोनॉमी, मीन्स
गवर्नमेंट के कंट्रोल वाली इकोनॉमी चलाएं या मार्केट के कंट्रोल वाली इकोनॉमी चलाएं, लेकिन उस वक्त समझ ये नहीं पाए क्योंकि बहुत ह्यूज कैपिटल लोगों के पास नहीं था, मार्केट पैसे की बहुत तंगी थी, क्योंकि अंग्रेज जाते जाते सिर्फ आजादी और चीजों को बेटर करके नहीं गए थे, वो हमारा एक बड़ा हिस्सा जिसको आज पाकिस्तान बोलते हैं उसको डिवाइड करके चले गए थे, जिसका इम्पैक्ट देश पे बहुत बुरी तरीके से पड़ा था। तो पैसे की तंगी थी, प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थे, वैसे केस में मार्केट लेड इकोनॉमी सोच पाना पॉसिबल नहीं था, तो स्टेट कंट्रोल लेड इकोनॉमी हो गई। तो सारे कंट्रोल गवर्नमेंट के हो गए, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड। और एक कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। पॉइंट ये है कि 200 साल 250 साल की गुलामी के बाद देश आजाद हुआ था, और गुलाम कैसे हुआ था, तो लोग बिजनेस करने आए थे, धीरे धीरे गुलाम बना लिए। तो ये डर ही एक कारण रहा कि इकोनॉमी को एकदम कंट्रोल्ड इकोनॉमी बना के रखा गया, सब कुछ गवर्नमेंट के देख रेख में, कितना लोन दिया जा सकता है, किसको कितना लोन का रेट होगा, सब मतलब लोन ही नहीं, एक एक आपको शॉप खोलने के लिए, पान दुकान खोलने के लिए 10 लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। तो इतना कॉम्पैक्ट, इतना नैरो इकोनॉमी हो गया था, एकदम सीमित होकर रह गया था अपने तक, बाहरी कोई भी बिजनेस पर्सन को अलाउ नहीं था, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था। तो धीरे धीरे इकोनॉमी 1947 से 1991 आते आते कोलैप्स होने के कगार पे आ गई, जिसके बाद ये डिसाइड किया गया कि पीवी नरसिम्हा राव जी उस वक्त इंट्रोड्यूस किए एलपीजी पॉलिसी को, कि इकोनॉमी को लिबरलाइज करो, प्राइवेटाइज करो और ग्लोबलाइज करो। मींस जितने तुम रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हो, एक एक छोटे छोटे बिजनेस के लिए इतना इतना कानून लगा दिए हो, उस पे इतना रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हो, उसको कम करो। मतलब इकोनॉमी को लिबरल करो, बिजनेस को लिबरल करो, लिबरलाइज करो, प्राइवेटाइज करो। मींस कि सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में मत रखो, गवर्नमेंट अकेले सफिशिएंट नहीं है सब चीज को करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को घुसने दो, ताकि कंपटीशन आएगा, और कंपटीशन आएगा तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो प्राइवेटाइज किया गया और ग्लोबलाइज किया गया कि बाहरी दुनिया से जोड़ो देश को, तभी चला पाओगे, अब पुराना दौर नहीं रहा, तो ग्लोबलाइज किया गया है ना। तो दिस लेड टू एडिशन ग्लोबल बैंक, ताकि ग्लोबल बैंक भी कंट्री में आ सके। द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओपन अप टू, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अब खुल गया कि हाँ देश में अपॉर्चुनिटीज आ गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, एफडीआई होगा। दिस आल्सो लेड रिलैक्सेशन इन मेनी प्रीवियस पॉलिसी, लिबरलाइज किया गया था तो रिलैक्सेशन मिला बहुत सारे पुराने पॉलिसीज से ऑफ गवर्नमेंट के। लाइसेंसिंग, टैक्सेशन, फॉर्मेशन प्रोसेस बिकम मोर फ्लेक्सिबल, जितना भी लाइसेंस का प्रोसेस था इसको और इजी और फ्लेक्सिबल बनाया गया, है ना। इन 1990 1990 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट इंडिया फॉर्म्ड हाई लेवल कमिटी टू इम्प्रूव फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। 1990 में एक हाई लेवल कमिटी बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि वो इम्प्रूव करे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फंक्शनिंग को। दे इंट्रोड्यूस डिफरेंट एक्ट एंड रिफॉर्म स्ट्रेंथन द बैंकिंग सिस्टम, बहुत सारे एक्ट लाए ताकि बैंकिंग सिस्टम को मजबूत कर सके। ओके, इंडिया हैज सीन मेनी सच कमिटीज, इंडिया को बहुत सारे कमिटीज मिले उस दौरान, मतलब बहुत सारी कमिटी इंडिया ने देखा। द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट एक्ट एंड रिफॉर्म, टू फेजेस, दो फेज में इसको किया गया। फर्स्ट फेज रिजॉल्व ऑल बेसिक पॉलिसी, पहला फेज सारे बेसिक पॉलिसी का बात किया है, फ्रेमवर्क डिजाइन किया। और सेकंड फेज रिजॉल्व किया स्ट्रक्चरिंग एंड डेवलपिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड एडवांसमेंट, मतलब पहले जितने बेसिक चीजों का था उसका स्ट्रक्चर रेडी किया गया, फर्स्ट पॉलिसी में बात किया गया। सेकंड पॉलिसी में उसको एडवांस लेवल पे कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे, उसका एडवांसमेंट का बात किया गया, है ना। चलो, रीजन बिहाइंड द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया, बैंकिंग रिफॉर्म का रीजन क्या था। ओके, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर का हम लोग पढ़ लेते हैं। द मेन रीजन बिहाइंड द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया एज फॉलो, क्या क्या रीजन था। इंडियन इकोनॉमी विटनेस सीरीज ऑफ डिफिकल्टीज, लाइक क्या क्या डिफिकल्टीज फेस किए, अनसर्टेन पॉलिटिकल सिचुएशन, कांस्टेंट फिजिकल इंबैलेंस, डबल डिजिटल इन्फ्लेशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस। ये सब बातें गवाह है कि रिफॉर्म का जरूरत है।
देश में बदलाव लाओ, ये सब चीजों को देखते हुए ये सोचा गया कि नहीं, बदलाव तो जरूरी है फिनेंशियल सिस्टम में, ठीक है। द फिजिकल सिचुएशन विच वाज अंडर स्ट्रेन, बहुत ही तनाव में था हमारा फिजिकल सिचुएशन थ्रू आउट 1980s से धीरे धीरे सिचुएशन और खराब होते जा रहा था, और क्रिटिकल सिचुएशन आ गया 1990 और 91 के टाइम पे, ठीक है। द एक्सटर्नल पेमेंट क्राइसिस एंड हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन बोथ रीच देयर पीक, एक्सटर्नल पेमेंट का क्राइसिस और इन्फ्लेशन एकदम पीक पे था, जो कि पीक लेवल इन द मिडिल 1991 के मिड होते होते एकदम वो पीक पे आ गया। अभी श्रीलंका को देख रहे हैं, पाकिस्तान को देख रहे हैं, वैसे उससे भी थोड़ी खराब कंडीशन हो गई थी, ठीक है। ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी डिक्लेरेटेड पार्टली बिकॉज ऑफ लोअर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत कम हो गया था, पार्टली बिकॉज ऑफ स्लो डाउन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल फील्ड भी धीरे धीरे स्लो हो रहा था, इसकी वजह से जीडीपी घटते चला गया, ठीक है। द इंडस्ट्री वेयर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ लोअर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बहुत कम था, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में था और गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं कर रही थी, तो इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो रहा था, धीरे धीरे इंडस्ट्री कम होने लगा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट ड्यू टू इंपोर्ट स्क्वीज, जो इंपोर्ट था हमारा वो धीरे धीरे कम होने लगा क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं था, हमारे पास पैसा नहीं था। Recession prevailed in the industrial economy due to collapse of demand in the market of Kuwait and Iraq in the wake of Gulf crisis. Gulf crisis की वजह से उधर भी बहुत सारे चेंजेस हुए, उससे भी हमारा इकोनॉमी इम्पैक्टेड हुआ है ना। क्या क्या ऑब्जेक्टिव था, हाँ ये हमारा जो हम लोग पढ़े कि इतने सारे वजह थे, दैट्स वाई रिफॉर्म का जरूरत पड़ा, है ना। उद्देश्य क्या था, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंकिंग सेक्टर आर एज फॉलो, रिफॉर्म वेयर एम्ड at bringing and transformation change in the structure, efficiency and stability of banking system and also integration with the international market, ठीक है। जो हमारा इस बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म हुआ, इसका उद्देश्य ये था कि हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम एफिशिएंट बनेंगे, एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करेंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे बैंकिंग सिस्टम में और इंटरनेशनल मार्केट से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। टू मेक इंडियन बैंक इंटरनेशनली कम्पिटिटिव, इंडियन बैंक को इंटरनेशनली कम्पिटिटिव बनाएंगे, ओके। and encourage them to play an effective role in accelerating the process of growth, ग्रोथ के प्रोसेस को एक्सलेट करने में इसका एक इफेक्टिव रोल होगा, ऐसा कुछ सोचा था इन्होंने, है ना। रिफॉर्म के लिए इनका ये उद्देश्य था। The reform of banking sector India intended to enhance the stability and efficiency of bank, ठीक है, to remove the operational rigidities and in the credit delivery system, जो credit delivery system था उसमें जो operational rigidity थी उसको reduce करना था, remove करना था। Ensure allocation of efficiency and achievement of social objective, ताकि इंश्योर कर सके हमारे एफिशिएंसी को अचीव करने में और सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, ठीक है। टू प्लेस द इंडियन बैंकिंग सिस्टम ऑन पार विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक अपने बिजनेस जो बैंकिंग सिस्टम को ले जाना, रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एडुकेसी एंड अदर प्रूडेंशियल नॉर्म्स, जो हमारा जो इंटरनेशनल कैपिटल एडुकेसी रेशियो था उस तक ले जाना और जो भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स है उस तक ले जाना, ठीक है। The strengthening measure aimed at reducing the vulnerability of bank vulnerability, vulnerability of bank in face of fluctuation in the economic environment. These included capital adequacy, इसमें include था capital adequacy, income recognition, asset classification, provisioning norms, exposure norms, improved level of ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व थी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है सर, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म का इंपॉर्टेंस क्या था, इसका महत्व क्या हुआ। दिस बैंकिंग रिफॉर्म एम्स टू रिमूव एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन, इसका एम था एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करना, लाइक हाई रेट इंटरेस्ट को हटाना, रिजर्व रिक्वायरमेंट को कम करना, सीआरआर एसएलआर जो हमारा है उसको कम करना,
फ्रीक्वेंट चेंज इन इंटरेस्ट रेट में फ्रीक्वेंट चेंजेस करने का काम था। दे वांट टू मेक द बैंकिंग सिस्टम मोर एडेप्टिव, इसका काम था बैंकिंग सिस्टम को मोर एडेप्टिव बनाने का, है ना। ओके, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि सीआरआर एसएलआर हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं पहले, एक बार देख लेना। ऐसे सीआरआर वो होता है, मैं फिर से बता दूं कि जो कैश रिजर्व रेशियो, जो बैंक को अपने एनडीटीएल का जितना पार्ट, नेट डिपॉजिट टर्म लाइबिलिटी का जितना पार्ट आरबीआई को एज अ सिक्योरिटी देना पड़ता है, वो सीआरआर। जितना अपने पास एज अ सिक्योरिटी रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक को, वो एसएलआर। ठीक है। They are to smoothen the process of bank information in India. Smooth कर रहा था बैंक फॉर्मेशन को इंडिया में। To promote healthy competition, better productivity, foreign direct investment in other area, they focus on improve the economy. का फोकस था इकोनॉमी को इम्प्रूव करना। ठीक है। The merging of bank across India is their focus again. जो अपने बैंक्स इतने सारे अलग अलग थे, उसको मर्ज करना भी इनका फोकस था। इट इज डन टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, इनका मकसद था कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे, एफिशिएंट करे। ठीक है। These reforms have improved the overall functioning of banking system in country. इसका काम था ओवरऑल फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने का बैंकिंग सेक्टर का। और यही दो कमिटीज है, कमिटी टू कमिटी सेटअप हुआ, एक 1991 में वन और 1998 में नरसिम्हम कमिटी टू। ये दोनों को हम लोग पढ़ेंगे, पहले वन को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या कवर किए हैं। देखिए, इसमें हम लोग बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म क्या था वो पढ़े, उसके हिस्ट्री को पढ़े हैं। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के हिस्ट्री को पढ़ लिए और डेवलपमेंट को पढ़ लिए। फिर हमारा रीजन बिहाइंड कि हमको बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म जो हुआ उसका रीजन क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ लिए, हम लोग इसका इम्पोर्टेंस पढ़ लिए। देखिए, हम लोग इम्पोर्टेंस पढ़ लिए। अब हम लोग आएंगे जो दो मेजर कमिटी रही, उनका क्या क्या कंक्लूजन आया, क्या रिकमेंडेशन था, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम लोग ये फटाक से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और मैं ये आपको बता दूं कि एग्जाम नजदीक है, तो फटाफट सिलेबस को कवर कीजिए। जहां से भी आपको समझ आता है पढ़ना, वहां से पढ़िए और सिलेबस को कवर कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट ही आपका जस्टिफिकेशन होगा कि आपने कितना पढ़ा था, है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।